हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए केमिकल इक्विलिब्रियम की कड़ी में लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको गुल्डबर्ग और वागे ने 1864 में दिया था। किसने? गुल्डबर्ग, सी एम गुल्डबर्ग एंड पी वागे WAAGE वागे। तो सी एम गुल्डबर्ग और पी वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, और ये कब दिया था? 1864 में। और इसके लिए उन्होंने कई रिवर्सिबल रिएक्शन का अध्ययन किया, कई रिवर्सिबल रिएक्शन को देखा, और उसको रीड करने के बाद बहुत से प्रैक्टिकल्स के रिजल्ट के बेस पे इस लॉ को दिया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, दो बातें इसमें उन्होंने बताई। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास के, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स, एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टेंट्स। और दूसरी बात फिर से कही कि रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट के एक्टिव मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दो बातें हो गई इसमें कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोडक्ट के भी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये एक्टिव मास क्या है? व्हाट इज एक्टिव मास, इसको समझेंगे। व्हाट इज एक्टिव मास? तो ये जो एक्टिव मास है, तो एक्टिव मास को हम कहते हैं एक्टिव मास इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन। और ये मोलर कंसंट्रेशन कैसे फाइंड आउट होता है? हाउ कैन यू फाइंड मोलर कंसंट्रेशन? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इस तरह से हम सब्सटेंस के मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं, एक्टिव मास को कैलकुलेट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्सटेंस के मोल्स के नंबर को ले लेते हैं और उसको उसके वॉल्यूम से, जो कि लीटर में है, डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लिया कि किसी एक पार्ट में या किसी एक वेसल में 4 ग्राम हाइड्रोजन है, और उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया। कितने पे? 400 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया उसको। और जो वेसल लिया गया है वो 2 लीटर का है। वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना है? वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो 2 लीटर का है। और इसमें HI लिया गया है, हाइड्रोजन आयोडाइड लिया गया है, जिसका मास जो है 128 ग्राम। तो इसमें हम H के एक्टिव मास और I के एक्टिव मास दोनों को कैलकुलेट करेंगे। H के एक्टिव मास और I के एक्टिव मास दोनों को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है। अब यहाँ हमको कितना ग्राम हाइड्रोजन मिला है? हाइड्रोजन H2 जो है वो 4 ग्राम है। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा?
मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 4 ग्राम 2 ग्राम सॉरी, मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या होता है, 2 होता है। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इज 2 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, मोलर मास इसका 2 ग्राम हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 ग्राम बाई 2 ग्राम मीन्स 2 मोल होगा। अब एक्टिव मास इसका क्या होगा, एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल्स यानी 2 मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर, 2 लीटर। 2 लीटर का हमने बर्तन लिया था, आपको याद होगा, वेसल जो है 2 लीटर का था, तो हमको मिला क्या, 1 मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इज़ द यूनिट ऑफ एक्टिव मास। इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर मास आयोडीन का भी। इसको लिया हमने 128 ग्राम। तो HI का जो है, HI का जो HI है उसका मास कितना है, HI का मास जो है वो हमारा 128 ग्राम है ना। और HI का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 1 प्लस 127 मीन्स 128। तो और HI का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ये होगा 2 लीटर, जैसा कि हमने वेसल 2 लीटर का लिया हुआ। तो अगर इसको ग्राम एटॉमिक मास में कहें तो ग्राम एटॉमिक मास इसका 128 ग्राम हो जाएगा, 128 ग्राम एटॉमिक मास। तो इसका भी एक्टिव मास अगर हम निकालें, एक्टिव मास तो क्या होगा 128 बाई 128। ये नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 128 बाई 128 मीन्स 1 मोल। ये टोटल 1 मोल हुआ। तब एक्टिव मास इज इक्वल टू 1 बाई 2 लीटर मीन्स 0.5 मोल पर लीटर। तो इस तरह से हम एक्टिव मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो एक्टिव मास होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट हो। ऐसा ही लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। देखते हैं इस बेस पे हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, इसका जो है एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन को देखते हैं हम। वी हैव टू टेल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। तो एक रिएक्शन ले लेते हैं A प्लस बी, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो C प्लस डी होते हैं। मीन्स एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट A प्लस बी हैं और वो C प्लस डी देते हैं। तो अब इस लॉ के अनुसार जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिएक्टेंट के, A इंटू बी। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ
या एक्टिव मास ऑफ ए एंड दिस इज द एक्टिव मास ऑफ बी। उसी तरह से हम कहें कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो एक कांस्टेंट ले सकते हैं के एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। और तो ये हो गया क्या, अब यहाँ पे जो k है के एफ, यहाँ पे हमने लिया क्या के एफ, इसको के एफ कर देते हैं। तो ये जो हमने कांस्टेंट लिया वेलोसिटी कांस्टेंट है ये, और किसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन का। के एफ इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरह से अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन को देखें तो अब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब बैकवर्ड रिएक्शन को भी देखें और इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचेगा तो दोनों तरफ का रेट जो होगा वो बराबर हो जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इक्विलिब्रियम का कंडीशन वह होता है जिसमें जो रेट्स होते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन वो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है या बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम का स्टेट। इक्विलिब्रियम के स्टेट में ये हो जाएगा। तो हमको मिलेगा क्या, अब मान लो कि इसी तरह से अगर हम जैसे ये के एफ वेलोसिटी कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, इसी तरह अगर हम देखें बैकवर्ड रिएक्शन का तो हमको मिलेगा क्या, आर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी, और आर बी इज इक्वल टू के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। और जब आर एफ इज इक्वल टू आर बी देन वी गॉट अगर यहाँ मान लिया हमने कि आर एफ ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया, तो जब आर एफ आर बी के बराबर होता है यानी कि दोनों तरफ का रेट जब इक्वल होता है इक्विलिब्रियम पे, तो होगा क्या, के एफ इंटू एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू के बी इंटू एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी। और we can write kf by kb is equal to active mass of C into active mass of D by active mass of A into active mass of B। इसको एक अलग कांस्टेंट से शो करते हैं हम Kc, और यह जो Kc है Kc दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये जो Kc है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है रिएक्शन के नेचर पे और टेम्परेचर पे।
ये दो बातों पे डिपेंड करता है केसी का वैल्यू जो है, केसी का वैल्यू एक तो फर्स्ट थिंग हो गया क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसका जो वैल्यू है वो रिएक्शन के नेचर पे और टेम्परेचर, दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखें, स्थिर टेम्परेचर को रखें, टेम्परेचर को एकदम स्थिर रखें, उसको बिल्कुल भी चेंज न होने दें, तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका मान एकदम से जो वैल्यू है वो निश्चित होता है और स्थिर होता है, ये भी कांस्टेंट होता है। और इसका जो वैल्यू है, ये केसी का जो वैल्यू है वो किसी भी रिएक्टेंट या फिर जो प्रोडक्ट है उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है ना, या फिर किसी भी तरह प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ दो ही फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ द रिएक्शन एंड सेकंड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें तो ये हमेशा कांस्टेंट मिलता है। दैट्स ऑल।